हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। इसके पहले 19 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ मैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए बोला है क्योंकि ये आपने कोई टॉपिक तैयार भी किया है, नहीं भी किया है तो भी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन अधूरे रह जाते हैं उस टॉपिक, क्योंकि वो अलग से ही बनते हैं कुछ क्वेश्चन बनने के लिए। ये वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन एक बहुत अलग लगेगा। सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती जाऊंगी, वो करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अगर हम बोले तो अभी बोलेंगे यूआईपी यूआईपी बोलेंगे। अब यूआईपी का पुराना नाम क्या है ये पूछा है, तो यूआईपी का पुराना नाम है ईपीआई। ये यूआईपी क्या होता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम। और ये ईपीआई क्या है? इसका मतलब है विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। मतलब ई का हो जाएगा यहाँ एक्सटेंडेड, आई से यही हो जाएगा इम्यूनाइजेशन, और पी से हो जाएगा प्रोग्राम, एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो पहले क्या होता था? ईपीआई था। ईपीआई कब आया था? 1978 में आया था। टीकाकरण के लिए आया था कि सारे बच्चे जो हैं उनको जितने भी टीका बच्चों के लिए बनाए गए हैं वो सभी रूप से पूरे भारत में सभी जगहों पर उपलब्ध हो। इसके बाद 1985 में इसको विस्तारित कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को किस नाम से पहले जाना जाता था? ईपीआई। ये ईपीआई कब आया था? 1978 में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्तारित प्रतिरक्षी कार्यक्रम। जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम। ऐसे ही ईपीआई को बोलते हैं विस्तारित प्रतिरक्षी कार्यक्रम या विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। तो ईपीआई कब आया था? 1978 में। इसको और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या यूआईपी कब आया? 1985 में। तो 1985 वाला से पहले कौन सा आया था? ईपीआई। कब आया था? 1978 में। दूसरा है, कोलेस्ट्रम स्नावित होता है। कोलेस्ट्रम कब स्नावित होता है? शिशु जन्म के पहले 7 दिन तक, शिशु जन्म के पहले 15 दिन तक, पहले 3 दिन तक, या जन्म के 30 दिन तक। देखो, कोलेस्ट्रॉम जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद माँ के स्तनों से एक गाढ़ा पीले कलर का एक द्रव निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसमें सारे विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मौजूद होता है। तिगुना प्रोटीन होता है सामान्य प्रोटीन से। माँ के दूध में जो सामान्य दूध से प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इसमें एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंटीबॉडी, वो भी इसी कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। ये कब होता है? शिशु जन्मोपरांत पहले 3 दिन तक, मतलब जन्म के 3 दिन तक ये कोलेस्ट्रॉम होता है। ये ही एक ऐसा का प्रकार होता है जिससे बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा मिलती है, और ये जो बच्चे के जीवन भर उसको एक पावर प्रदान करता है, यही कोलेस्ट्रॉम जो जन्म के कब निकलता है? शुरू के 3 दिन तक निकलता है। इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए। इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। माता की छाती से यदि बच्चे को कोई संक्रमण हो रहा होगा तो इस एंटीबॉडी के कारण वो संक्रमण उसको नहीं फैलेगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? पीला मल नहीं कहलाएगा, काला मल नहीं कहलाएगा, यूकेनियम नहीं कहलाएगा, मेकोनियम। मेकोनियम जो होगा वो नवजात शिशु का पहला मल कहलाता है। क्या कहलाता है नवजात शिशु का पहला मल? तो नवजात शिशु का जो पहला मल होता है उसको हम मेकोनियम कहते हैं। किसको मेकोनियम कहते हैं? नवजात शिशु के पहले मल को मेकोनियम बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चूसण के लिए अगर ये बच्चे के मुंह में अगर चला जाता है, अंदर माँ के गर्भ में ही अगर ये बच्चे के मुंह में चला गया है तो बाहर निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। 11 या 14 कैथेटर का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला है, सामान्य शिशु का अपगार योग क्या होता है? ये अपगार होता है। अपगार एक टेस्ट होता है। अपगार एक टेस्ट होता है जो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 5 मिनट तक, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 5 मिनट तक एक बच्चे की टेस्ट किया जाता है। उसकी सारे 5 श्रेणियों में ये टेस्ट किया जाता है। एक होता है रंग, एक होता है हृदय की गति देखी जाती है,
और उसका रिफ्लेक्स देखा जाता है कि कहीं वो उसका मुड़ मुड़ तो रहा है, ऐसा नहीं तो स्टेबल पोजीशन में है, ऐसा तो नहीं है। मांसपेशियों का टोन देखा जाता है कि उसकी मांसपेशी कैसी हैं, ये मांसपेशी का टोन देखा जाता है, और श्वसन दर देखी जाती है। तो ये जो अपगार योग होता है, ये बच्चे का एक टेस्ट किया जाता है, 5 चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। इस अपगार का फुल फॉर्म ही इन 5 चीज़ों पर बेस्ड होता है, जहाँ ए का मतलब होता है अपीयरेंस, जो कि स्किन कलर का होता है। स्किन कलर अपीयरेंस को बोलते हैं, स्किन कलर उसकी कैसी है, इसके पॉइंट मिलेंगे। पल्स उसकी कैसी है, पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो पी से हो जाता है पल्स, है ना। उसके बाद जी से हो जाता है ग्रीमेस, ग्रीमेस मतलब होता है वो रिफ्लेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक्टिविटी, उसकी क्या एक्टिविटी, और रेस्पिरेशन हो जाता है आर से श्वसन क्या हो रहा है। तो ये इसका अपगार जो टेस्ट होता है ये 5 चीज़ों पर बेस्ड होता है, उसी से इसका नाम 1 2 3 4 5, ये 5 इसका नाम पड़ा है अपगार। ये बच्चा पैदा होता है तुरंत इसको इसका चेक किया जाता है, और इसका जो सामान्य अंक है, कुल जो अंक होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। कुल जो अंक होता है 7 से 10, मतलब मैक्सिमम इसमें कितना माना जाता है, मैक्सिमम इसमें क्या माना जाता है, तो मैक्सिमम 7 से 10 होता है। तो मैक्सिमम क्या होगा, अगर आपसे पूछे अधिकतम स्कोर कितना होता है, तो 10 होता है। तो यह परीक्षण जन्म के तुरंत बाद करते हैं, ये भी याद रखना। ये जो अपगार परीक्षण होता है जन्म के तुरंत बाद होता है, बच्चे की श्वसन दर देखने के लिए, हृदय गति देखने के लिए, उसकी मांसपेशियों का टोन देखने के लिए, उसका रंग देखने के लिए। आमतौर पर ये जन्म के 1 और 5 मिनट बाद 2 बार किया जाता है। एक 1 मिनट बाद किया जाता है, और एक कितने बार किया जाता है, 5 मिनट बाद। 1 और 5 मिनट बाद किया जाता है। शिशु की हृदय की गति, मांसपेशी की टोन, चेहरा की बनावट, मांसपेशी की गति, गतिविधि और श्वसन को ये मापता है। इस प्रकार ये 5 मानदंडों के आधार पर होता है। इसमें अगर स्कोर कैसे दिए जाते हैं, 0 1 और 2 के बीच दिए जाते हैं। सबसे अच्छा अगर होगा तो बच्चे की, जैसे कि उसकी हृदय गति बहुत अच्छे से काम कर रही होगी, 2 देंगे, बिल्कुल कम काम कर रही है तो 1 देंगे, बिल्कुल नहीं काम कर रही तो 0 देंगे। इस प्रकार से 0 1 2 करके मार्क्स दिए जाते हैं 5 मानदंडों पर। पाँचों मानों को जोड़कर कुल अंक की गणना की जाती है। 4 से 7 स्कोर जो होता है असामान्य होता है, और 7 से 10 स्कोर जो होता है वो सामान्य होता है। 0 से 3 स्कोर जो होता है वो चिंताजनक होता है। इस परीक्षण को 1973 में विकसित किया था वर्जीनिया में। वर्जीनिया में इसको विकसित किया था, याद रखिएगा। और ये नवजात शिशु के लिए किया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसके लिए किया जाता है, तो नवजात शिशु के लिए किया जाता है। टोटल योग कितना होता है, 7 से 10, तो ये याद रखना। ये आश्वस्त करने वाला मतलब ये होता है कि 4 से 6 जो होता है ना वो एक चिंताजनक वाली बात हो जाती है, मध्यम वाला बात हो जाती है। 0 से 3 बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, और 7 से 10 जो होता है सामान्य होता है। रोग जिसमें कॉम्प्लेक्स स्पॉट पाए जाते हैं, हैजा में नहीं पाए जाते, कुकर खांसी में नहीं पाए जाते, टाइफाइड में नहीं पाए जाते। खसरा में क्या होता है, चेहरे पर, गले पर एक पिंक कलर के, वाइट कलर के, भूरे से कलर के एक स्पॉट पाए जाते हैं, उसको हम कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट कहाँ पे पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, खसरा में पाए जाते हैं। खसरा जो कि रूबेला विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, और इसकी वैक्सीन कौन सी दी जाती है, MR या MMR वैक्सीन इसकी दी जाती है। किस माध्यम से दी जाती है, सबक्यूटेनियस माध्यम से इस वैक्सीन को दिया जाता है। और कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, एक सफ़ेद से कलर के, सफ़ेद भूरे से कलर के स्पॉट गले पर, चेहरे पर पड़ जाते हैं खसरे के दौरान, उनको हम कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। अगला है HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है। अगर बच्चा की माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को भी HIV हो सकता है। और जो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो उसके लिए जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है ART। कौन सा किया जाता है, ART किया जाता है। इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, याद रखना। ये रेट्रोवायरस की ही प्रजाति का एक नाम है, जो एड्स वायरस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोला जाता है। ART एड्स के लिए होता है। इसके अलावा ये OPT होता है, ये स्किन टेस्ट होता है, और जो ओरल टेस्ट होता है, सॉरी OPT ओरल टेस्ट होता है। और जो MDT होता है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, जो कि लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के इलाज में उपयोग की जाती है।
और ART क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दी जाती है। सबसे पहले जो लोग भी नए हैं चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस कितने लोग पसंद कर रहे हैं। साथ में एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगी, उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको एग्ज़ाम तक लाने वाली हूँ मैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पर ही, निःशुल्क चल रहे हैं। एक तो यही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसके अलावा एक A सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज तैयारी आपको करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज थ्योरी, ये सारे टॉपिक करवा रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। A सीरीज़ के भी करीब 45-47 वीडियो हो चुके हैं और कल 48वां वीडियो आएगा, तो सारे लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा एक 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी चल रहा है। ये सारे कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या। अगला है ब्लड क्लॉटिंग्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऐसा विटामिन जो कि क्लॉटिंग करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है, वो कौन सा कहलाता है? विटामिन K कहलाता है। इसका रासायनिक नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा ये जैसे ही बच्चा नवजात बच्चा होता है तो उसको विटामिन K की वैक्सीन या टीके, एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चा होता है तो उसका रक्त का थक्का जमना ज़रूरी होता है, तो इसलिए। और माँ के दूध से भी विटामिन K नहीं मिलता है, तो इसलिए भी विटामिन K दिया जाता है। यदि 1000 ग्राम से अधिक का वजन का नवजात शिशु होता है तो उसे 10 मिलीग्राम IM मोड द्वारा विटामिन K दी जाती है। IM मोड मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब पेशी के माध्यम से विटामिन K दी जाती है। और अगर 1000 ग्राम से कम वजन का बच्चा है तो उसे केवल 0.5 मिलीग्राम जो विटामिन K दिया जाएगा। 1000 ग्राम से कम बच्चा बहुत ही पतला दुबला सा होगा, कुपोषित बच्चा होगा, उसको भी IM मोड से ही दिया जाएगा। इसका रासायनिक नाम सारे लोग कमेंट करके बताइएगा, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों की घोषणा 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी। अगला है गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले के जन्म शिशु को क्या बोलते हैं? देखो, यदि 37 हफ्ते से पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको प्री टर्म या अपरिपक्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री टर्म। नवजात शिशु नहीं बोलते, नवजात शिशु तो हो गए हुए बच्चे को बोल देते हैं। जन्म के समय अगर कम वजन होगा तो उसको LVW या लो बर्थ वेट बोलते हैं। यदि बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम होता है, कितना? 2500 ग्राम से वजन कम होता है तो वो LVW कहलाता है। पोस्ट टर्म कौन सी होती है? यदि बच्चे का जन्म 42 हफ्ते के बाद होता है। कितने? 42 हफ्ते के बाद यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। और 37 हफ्ते के पहले हो जाता है तो उसको प्री टर्म बोलते हैं। और 42 हफ्ते के बाद होता है तो पोस्ट टर्म बोलते हैं। और टर्म पे ही हो जाता है तो मतलब समय पर हो जाता है, पूरे 9 महीने में ही हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टर्म बोलते हैं। अगला है बच्चे की वृद्धि किस में मापते हैं? तो बच्चे की वृद्धि मतलब होता है लंबाई, और लंबाई को किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर में नापते हैं। किस में? सेंटीमीटर में नापते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी औसत लंबाई जो होती है 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, बच्चे की वृद्धि को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं। अगला है एंटीरियर फोंटोनल का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि 2-4-8 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो बनना नहीं है। एंटीरियर फोंटोनल क्या होता है? आपने बच्चा देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, उसका बेचारे का छोटा सा नाजुक सा सिर होता है। उसके सिर के बीच में जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है, यहाँ पे एक नरम जगह होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ये एकदम हीरे के आकार की होती है, गोल गोल सी, जो आमतौर पर 18 और 24 महीने के अंदर अपने आप बंद हो जाती है। कितने?
18 से 24 महीने के अंदर ये अपने आप बंद हो जाती है। बंद जब हो जाती है तो इस बंद होने के बाद इसको क्या बोला जाता है? ब्रैगमा बोला जाता है। नवजात शिशु की खोपड़ी में 6 फॉन्टेनल होते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ 2 ही जाने जाते हैं। कितने होते हैं? 6। देसी भाषा में उसे और बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर चिकित्सीय भाषा में बोले तो इसको फॉन्टोनल बोला जाता है, एंटीरियर फॉन्टोनल बोला जाता है। और जब ये छेद बंद हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको ब्रैगमा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जब ये छेद बंद हो जाता है तो इसको ब्रैगमा बोला जाता है। याद रखिएगा, नवजात शिशु के सिर में सबसे ऊपरी हिस्से में एक मुलायम मुलायम सी इस चीज़ वो होती है, उस जो कि एक हीरे की जैसी होती है, और थोड़े दिन बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाती है तो उसको ब्रैगमा बोलते हैं। सामान्यतः खोपड़ी में 6 फॉन्टेनल होते हैं। फ्रंटेनल मतलब जो फ्रंट की जो खोपड़ी होती है उसको फ्रंटेनल बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ 2 ही जाने जाते हैं। अगला है बीसीजी किसके बचाव के लिए दी जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। जन्म के 24 घंटे के अंदर ही दिया जाता है। यदि 24 घंटे के अंदर इसको दी जाता है तो ये 0.05 ml इसकी मात्रा दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश अगर ये 24 घंटे के अंदर इसको नहीं दिया है तो इसकी मात्रा दी जाती है 0.1 ml। इसको किस मोड द्वारा दिया जाता है? बीसीजी को आईडी मोड द्वारा या इंट्राडर्मल मोड द्वारा दिया जाता है। इंट्राडर्मल मतलब होता है त्वचा के अंदर। अगला है स्तन के दूध में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? स्तन के दूध में IgA या इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है। याद रखना, IgM जो होती है इसको संचार करने, ऊपर से नीचे तक संचार होती है, इम्यूनोग्लोबिन मैसेंजर एंटीबॉडी इसको बोलते हैं। ये IgG इम्यूनोग्लोबिन गाबा होती है। अपगार स्कोरिंग की कुल अंक कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था कुल अंक कितना होता है 10। एक फोटो भी बताती हूँ आपको, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए ये अपगार ये है पूरा। ए से होता है अपीयरेंस मतलब स्किन कलर, इस प्रकार से ये पॉइंट दिए जाते हैं, है ना। ये पल्स, पी से अपगार में पी से क्या हो जाएगा? पल्स हो जाएगी। जी से ग्रीमेस मतलब उसी रिफ्लेक्ट मतलब बच्चा हरकतें दे रहा है क्या, नहीं मुड़ रहा है कि नहीं। ए से हो जाएगा एक्टिविटी, उसकी मसल्स टोन की, उसकी मसल्स जो हो रही है ना वो टोन है कि नहीं, घूम रही है कि नहीं। और आर होता है रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। इस प्रकार से ये पॉइंट होते हैं। अब इनमें आपको पॉइंट देना होता है, जैसे कि उसका कलर कैसा है, ब्लू है ना, पेल है, पल्स कैसी, एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ग्रीमेस कैसा हो रहा है, फ्लॉपी हो रहा है, घूम रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन पूरे में आपको नंबर देने होते हैं। 0 पॉइंट मिलते हैं किस नंबर पर, 1 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट मतलब 0, 1 और 2 पॉइंट अधिकतम मिलते हैं। टोटल जो पॉइंट होते हैं इसके कुल मिला के टोटल अधिकतम 10 पॉइंट हो सकते हैं, यदि सम में इसको 2-2 पॉइंट मिले। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यदि सम में 2-2 पॉइंट मिलेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस अपगार स्कोरिंग की जो कुल रैंक होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। अगला है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आपको 100% सिलेक्शन होना है तो सबसे ज़रूरी है टेस्ट। जो टेस्ट आपको डेली टॉपिक वाइज देना है, जो आप हमारे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से दे सकते हैं। हम बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं, हम ही टॉपिक दे रहे हैं, हम ही टॉपिक तैयार करवा रहे हैं और हम ही टेस्ट ले रहे हैं। सारा कुछ हम ही दे रहे हैं, आपको बस बैठ के तैयारी करना है। टॉपिक कैसे पढ़ना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पूरा समझाएंगे, हम ही समझाएंगे, सारा कुछ हम ही करवाएंगे। तो अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, खुद को जांचना चाहते हैं, टेस्ट में गलती होगी तो उन क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा आगे उसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगी। साथ में निशुल्क आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सारे लोग वीडियो को पॉज करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। आप जैसे ही, आप पहले फॉलो मत कीजिए, पहले जाके आप इंस्टाग्राम को देखिए। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे एडवांस लेवल के, सुपरवाइजर के, जो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप, ताकि आपको रोज ऐसे क्वेश्चन मिल सकें और आप उसकी प्रैक्टिस निःशुल्क कर सकें। तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगला है मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब हुआ है? 2021 में हुआ है।
2016 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ कर दिया था, लेकिन 2021 में इसको हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन के रूप में गठित किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। और राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ हुआ। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम 2023 में आरंभ हुआ। ये हीमोग्लोबिनोपैथी है, ये इसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी जो आनुवंशिक बीमारियों के लिए ये मिशन गठित हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती, 21% जनजाति, राज्य की 21% जनजाति है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य है। तो इसलिए, और जनजातियों में ये वाली जो परेशानी है सिकल सेल एनीमिया वाली, ये ज़्यादा देखी गई है। इसी कारण से ये हीमोग्लोबिनोपैथी मध्य मिशन सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2016 में कुछ जगहों के लिए आरंभ हुआ था, और फिर 2021 में ये पूरे मध्य प्रदेश में आरंभ हो गया था। सिकल सेल एनीमिया क्या बीमारी है? सिकल सेल में क्या होता है कि जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं वो ऐसी हो जाती है। जनरली एक सामान्य व्यक्ति की रक्त कोशिकाएँ ऐसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, ऐसी होती हैं गोलाकार। लेकिन जब उसको सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, वो हंसिया के आकार की होती है और कम भी हो जाती हैं। गोल गोल ज़्यादा मात्रा में रहेंगी, हंसिया वाली कम रहेंगी, तो इनकी मात्रा भी जो कम हो जाती है, जिसके कारण उसको एनीमिया हो जाता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। 19 जून को सिकल सेल दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। बीसीजी किस मोड द्वारा दिया जाता है? मैंने अभी बताया था, बाय इंट्राडर्मल, अंतः त्वचीय मार्ग द्वारा बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। और कितनी मात्रा दी जाती है? 0.5 ml दी जाती है 24 घंटे के अंदर अगर देंगे, और अगर 0.1 ml दी जाएगी अगर कब देंगे, यदि 1 साल तक कभी भी देंगे। किसी कारण से अगर 24 घंटे में नहीं दे पाते तो। जन्म के समय अगर नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको LBW बोलेंगे, लो बर्थ वेट। प्रीटर्म किसको बोलेंगे? यदि 37 वीक से पहले बच्चा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीटर्म। और 42 वीक के बाद बच्चा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक नवजात बच्चा होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 24 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इनमें से कौन सा उसके लगभग करीब दिख रहा है? तो ये 18 ग्राम जो दिख रहा है वो 14 से 24 ग्राम के बीच का दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 14 से 24 ग्राम प्रति डेसीलीटर इसका नवजात बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर होता है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। यदि बच्चे का जन्म जो समय से पहले हो गया हो तो उनमें जो ब्लड होता है वो 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और जन्म के समय पूर्ण अवधि का जो बच्चा होता है उसमें 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है। अगर सामान्य महिला की बात करें तो 12 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और पुरुष में 13.5 से 17.5 तक पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर? 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर आएगा। होना कितना चाहिए? 14 से 24 तक मात्रा होनी चाहिए। कोई भी आंसर बीच का आएगा तो लगा आइएगा, एक आए तो लगभग जो सेम दिखे वो आंसर लगा के आइएगा। अगला है बीसीजी टीके की मात्रा कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कि यदि जन्म के 1 साल तक उसको देते हैं तो 0.1 ml दिया जाता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर देते हैं तो 0.05 ml मात्रा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, फूले जठर निर्गम संकीर्णता या पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, पेट से एक जगह होती है, पेट जो हमारी ग्रसनी से खाना पेट में जाता है उसके बीच में एक पाइलोरिक नामक एक जगह पाई जाती है, वहाँ से खाना आंतों में नहीं जा पाता है, जिसके कारण बच्चा क्या करता है, जो भी उसके मुंह में देते हैं अपन दूध, जो बच्चा दूध पीता है तो वो है ना वोमिट के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो खाने के बाद दूर गिरने वाली बमन को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस का नैदानिक लक्षण होता है। इसमें जठर निर्गम मतलब पेट क्या होता है, फूल जाता है, और बच्चे को जो खाना अपन खिला रहे हैं वो उसके पेट में फंस जाता है, वो आंतों में नहीं जा पाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इसको बीमारी को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं।
फ्रेंड्स, ये है हमारा सुपरवाइज़र का सुपर डुपर कॉम्बो बैग। बॉक्सेस में क्या क्या मिलना है, पहले मैं ऑनलाइन कॉम्बो बता देती हूँ, फिर अगर हार्ड कॉपी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो आपको वो बता देती हूँ। ऑनलाइन तैयारी में डेली टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, डेली टेस्ट मिलेंगे। एक हमारा अकेला चैनल है जहाँ पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाते हैं, डेली पीडीएफ दी जाती हैं, बहुत सारे टॉपिक जो इजी लैंग्वेज में तैयार करवा के दिए जाते हैं। साथ में कोई टॉपिक कठिन है, जैसे बहुत सारी डेट हैं, डेट जनरली याद नहीं होती हैं, तो हम उसकी ट्रिक करवाते हैं। अधिनियम है, अधिनियम की धाराएं याद नहीं होती हैं, और याद करना सब कुछ ज़रूरी है क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम वो धारा भी ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। इसके ट्रिक द्वारा आंसर याद करवाते हैं, ऑडियो लेक्चर देते हैं, सारे जितने भी वीडियोस जितने भी पीडीएफ देंगे उनके सारे के ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे। हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस रहेगी, 500 प्लस योजना आपको दी जाएंगी एग्ज़ाम तक, 1000 प्लस सीडीपी के एमसीक्यू दिए जाएंगे, 11,000 एक सुपरवाइज़र का एक प्रश्न बैंक दिया जाएगा, 1000 आईसीएमआर के एमसीक्यू दिए जाएंगे। फ्री डेली टेस्ट सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको एक टॉपिक कंप्लीट, एक टॉपिक से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं ये सारा कुछ होगा। फ्री क्या मिलेगा, ई बुक फ्री दी जाएंगी 3000 एमसीक्यू की, प्लस 1000 वन लाइनर की पीडीएफ दी जाएगी। अगर इस पूरे का चार्ज 799 है। अगर आप बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं, आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप हमारी ये बुक्स भी मंगवा सकते हैं, 1599 प्लस कुरियर, इसका चार्ज अलग रहेगा। तो लगभग 1700-1800 में आप हमारा बुक्स प्लस ऑनलाइन कोर्स दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल ऑनलाइन लेना है तो आप 799 में हमारा ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं। जो बुक्स आएंगी उसमें 5 थ्योरी बुकलेट आएगी, 1 एमसीक्यू बुकलेट आएगी और 1 वन लाइनर बुकलेट आएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये सारा कुछ ले सकते हैं। अधिनियम हुआ, धाराएं हुई, गणित कंप्यूटर तक शक्ति, सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। छोटे से टॉपिक से कितने मैक्सिमम एमसीक्यू निकल सकते हैं। एक टाइफाइड अकेले से ही हमने 100 से 150 एमसीक्यू करवाए हैं। एक किशोर न्याय अधिनियम के करीब 150 से 200 एमसीक्यू हमारे हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से ही हम बहुत सारे एमसीक्यू निकालते हैं, जितने मैक्सिमम निकल सकते हैं उस टॉपिक को पूरे को निचोड़ लेते हैं। ये सारा कुछ केवल हमारे चैनल पर मिलेगा, हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलेगा। डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। जो रात को 10 बजे नहीं दे पाते हैं वो दिन में दे सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र 2024 में 100% सिलेक्शन होने के लिए टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली एक टॉपिक तैयार कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनना है, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे तो आप गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखेंगे और गलतियाँ आपको याद रहेंगी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है। डेली ऑनलाइन ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट होता है, एक टाइमर लगा हुआ होता है, फिर रैंकिंग लगती है आपकी। 3 ग्रुप आपको हम ऑनलाइन ग्रुप देते हैं। इसमें एक व्हाट्सएप का होता है और 2 टेलीग्राम होता है, जिसमें एक पीडीएफ होता है और एक टेस्ट ग्रुप रहता है। इसमें एक में आपकी सारी पीडीएफ रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं, ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। रोज़ अपनी तैयारी का आकलन करके 100% सेटिस्फाइड होकर पेपर दीजिए और संपूर्ण सिलेबस को कवर कीजिए। टॉपिक भी हम तैयार करवाएंगे, टॉपिक का डाटा भी हम देंगे, ट्रिक भी हम करवाएंगे, टेस्ट भी हम देंगे, सारा कुछ देंगे। आपको एक बना बनाया मटेरियल मिल रहा है, एक टॉपिक से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं वो सब मिल रहे हैं। परीक्षा तक लगभग 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 799 में आप हमारा पूरा ऑनलाइन कोर्स और हमारी ये टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। 100-200 कहीं आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, 100-200 कहीं आपको ज़्यादा मिल जाएगा। हर जगह आपको वही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में, ये हमारा थोड़ा सा हटके है। हमारा मकसद बस इतना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके अंदर तक पहुँचे। हम उसको कुछ ट्रिक्स द्वारा कैसे भी आपको याद करवाएंगे। अगर आप सिंसियर हैं, सच में ही सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स ज़रूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फीमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है। अब ये बात है कि ये फीमोसिस होता क्या है। फीमोसिस क्या होता है कि पुरुष होते हैं, पुरुष की जो नीचे जनन अंग होता है, उसकी तो त्वचा होती है, वो उसकी जनन अंग के ऊपर चढ़ जाती है ना, जिसके कारण उसको, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही फीमोसिस कहलाता है। इसका सर्जिकल प्रबंधन क्या होता है, सर्कमसीजन इसका सर्जिकल प्रबंधन होता है। क्या होता है, सर्कमसीजन इसका सही तरीके से प्रबंधन होता है। ये बच्चों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखना, इसमें क्या होता है, लिंग के आगे के हिस्से की एक चमड़ी जो होती है
वो उसको वापस वो अपनी जगह पे नहीं आती है, फंस जाती है, जिससे कि बच्चे को टॉयलेट वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है। और धीरे धीरे डॉक्टर उसको सर्जिकल इस खींच के एक अपनी जगह पर ले आता है। तो इसके कारण टॉयलेट वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है, चमड़ी के आसपास संक्रमण भी बच्चे को हो जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ से इसकी जांच करवानी चाहिए। तो फीमोसिस का एक सर्जिकल प्रबंधन क्या होता है? सर्कमसीजन होता है। याद रखना क्या होता है इसमें, जो बच्चे का जो लिंग होता है उसके आगे के हिस्से की जो तंग चमड़ी होती है वो उसको अपनी जगह पर वापस नहीं आती। भोजन के अलावा देखो, एक तो खाना होता है, भोजन के अलावा यदि किसी का और कुछ खाने को मन करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? उस स्थिति को उसको बोला जाएगा पिका। भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिका, उसको बोलते हैं। अगला है, कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी दवाई है जो टीबी का नाश नहीं करती है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं INH की। INH जो इसको हम आइसोनियाजिड बोलते हैं, ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसका उपयोग टीबी के इलाज में सबसे पहले पंक्ति में ही करते हैं, मतलब टीबी का प्राथमिक उपचार में ही करते हैं। दूसरी है रिफॉर्मसिन। रिफॉर्मसिन का भी उपयोग भी टीबी के लिए किया जाता है। टपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम, इसके इलाज में भी इसका उपयोग, मतलब इसी के इलाज में इसका उपयोग करते हैं। एथाम जो बूटल है, इसका उपयोग भी टीबी के उपचार में ही करते हैं। ये तीनों ही टीबी के रोकथाम में देने वाली दवाइयाँ हैं। ये टीबी रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसको वर्क को धीरे धीरे धीमा करता है। रानिटिडीन जो है वो एक कोई जेनेटिक ब्रांड के नाम से जाना जाता है जो एसिड उत्पादन को कम करता है। रानिटिडीन ये एसिड उत्पादन को कम करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये टीबी की दवाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का कारण क्या है? चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। कि चिकन पॉक्स में क्या होता है, शरीर पे लाल 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 चिट्टे उठ जाते हैं। इसका पूरी तरह से भारत और विश्व से उन्मूलन हो चुका है। 1977 में इसको भारत से पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था और 1980 में इसको विश्व से पूरी तरह उन्मूलन कर दिया है। 1977 में कहाँ से कर दिया है? भारत से कर दिया है। और 1980 में कहाँ से किया है? 1980 में पूरे विश्व से इसका उन्मूलन कर दिया है। वर्तमान में ये कहीं भी नहीं है, वर्तमान में ये पूरी तरह से चला गया है। तो याद रखिएगा, इसको भारत में 1977 में हो गया था और ये एक संक्रामक बीमारी थी जो ऑर्थोपॉक्स वायरल एक परिवार है उसके कारण हो जाती थी, जिसको वेरिसोला जोस्टर भी बोलते हैं। अगला है, बच्चे के जन्म के समय वजन से बच्चा अपने जन्म के समय के वजन से 2 गुना लगभग कितने महीने में हो जाता है? तो देखो, बच्चा अपने जन्म के वजन का ठीक डबल हो जाता है जब वो 6 महीने का होता है। अब यहाँ पे 6 महीने का मैचिंग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 5वें महीने। तो 5वें महीने में लगभग बच्चा अपने जन्म के वजन का क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है, याद रखिएगा। और लंबाई कब दुगनी हो जाती है बच्चे की? लंबाई हो जाती है दुगनी जब बच्चा कितने का होता है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष में बच्चे की लंबाई अपने जन्म की लंबाई की दुगनी हो जाती है। मतलब अगर जन्म के समय उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी तो जब उसकी 4 साल का होगा तो उसकी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बच्चे का जन्म के समय अगर वजन 3 किलो का होगा तो जब बच्चा 5 या 6 महीने का होगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 6 किलो। मतलब वजन जो होता है वो शुरू के 6 महीने में सबसे ज़्यादा गति से बढ़ता है और 1 साल में उसका वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। मतलब लगभग यदि बच्चे का वजन 3 किलो है तो जब भी वो 1 साल का होगा तो लगभग 9 किलो का हो जाएगा। ये सारे फैक्ट याद रखिए। लंबाई जो है 4 साल में डबल हो जाती है और 13 साल में ट्रिपल हो जाती है। 13 साल में ट्रिपल हो जाती है लंबाई, याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फ्रेंड्स हमारा ये कोर्स है। ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं, बुक्स मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन जो कोर्स देते हैं हम वो इसके साथ आपको आप ये लेंगे तो इसके साथ हम आपको वो निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे पूरा हमारा ऑनलाइन पैकेज, जिसमें हम सारा कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये बुक्स भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं, 7 बुक्स का ये कॉम्बो है। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ये 7 बुक्स का कॉम्बो भी मंगवा सकते हैं। इसका चार्ज है 1599 रुपये। ये 7 बुकलेट मिलेंगी, 5 थ्योरी और एक MCQ की और एक वन लाइन। MCQ और वन लाइनर आपको हम हमारे ऑनलाइन पैकेज में भी प्रोवाइड कराएंगे।
तो जो भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो फ्रंटल हड्डियों के बीच उपस्थित स्यूचर को क्या कहते हैं? फ्रंटल हड्डी जो होती है, जो हमारा जो माथा होता है उसके फ्रंट में जो हड्डी होती है उसको फ्रंटल हड्डी बोलते हैं। उसमें बीच में जो उपस्थित स्यूचर होता है, एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल। क्या बोलते हैं? कोरोनल बोलते हैं। अगला है, जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 48 से 50 सेंटीमीटर औसत लंबाई बच्चे की होती है, जो कि चौथे साल में बच्चे की दुगनी हो जाती है और 13 साल में तिगुनी हो जाती है। चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भ्रूण स्नेह या वर्निक्स कोशोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण स्नेह या वर्निक्स कोशोसा बोलते हैं। ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है। मोम जैसा पदार्थ होता है। ये गर्भावस्था के आखिरी तिमाही में मतलब अंतिम तिमाही मतलब 7 से 9वें महीने में भ्रूण की त्वचा को ढकता है और उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा बात करें हम लेनुगो की, तो लेनुगो बाल होते हैं, बच्चे के शरीर पे जो बाल होते हैं जो बच्चे को ढके रहते हैं उसको एक आवरण प्रदान करते हैं। ये 16वें हफ्ते के आसपास दिखने लगते हैं और 20वें हफ्ते तक ये लेनुगो जो होते हैं पूरा हो जाता है। कोलेस्ट्रम शुरू के 3 दिन का दूध होता है और मेकोनियम पहला मल होता है। लेनुगो कब आते हैं? 16 से 20 सप्ताह तक ये पूरी तरह से आ जाते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कहाँ इसका मुख्यालय है? जनेवा में है। WHO ने बोला है कि शिशु को कम से कम 6 घंटे और बेहतर होगा 24 घंटे तक वर्निक्स लगाए रखना चाहिए। मतलब जब बच्चा पैदा हो तो उसको वर्निक्स से ढके हुए रहना चाहिए। ये WHO ने ऐसा बोला है। अगला है, वृषणों का वृषण कोष में ना पाया जाना क्या कहलाता है? यह वृषणों का वृषण कोष में अगर वो नहीं पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरकीडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरकीडिज्म बोलते हैं। और ये एक मूत्र पथ को भी प्रभावित करता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रीडिज्म बोला जाता है। क्रिप्टोरकीडिज्म बोला जाता है, याद रखना। क्रिप्टोरकीडिज्म इसको बोला जाता है। इसमें वृषण कोष में वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है, नाक से रक्त आने को क्या बोलते हैं? यदि नाक से रक्त आता है तो उसको बोलते हैं एपिस्टाक्सीस। एपिस्टाक्सीस बोलते हैं नाक से रक्त आने को। क्या बोलते हैं? एपिस्टाक्सीस। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? पता ही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किसको? पुरुष को। एक सामान्य महिला को 840 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। सामान्य महिला को। गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम रोज विटामिन ए की आवश्यकता होती है और स्तनपान कराने वाली को 950 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है स्तनपान कराने वाली को। ये याद रखना है विटामिन ए कितना कितना आवश्यक होता है। विटामिन ए को रतौंधी भी बोला जाता है। इसके अलावा विटामिन सी की जो कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी एक सामान्य पुरुष को 85 ग्राम चाहिए रहता है और 85 मिलीग्राम चाहिए रहता है और एक जो सामान्य महिला होती है उसको 65 मिलीग्राम चाहिए होता है, याद रखिएगा। बेरी की बात की जाए तो विटामिन B1 को बेरी बोलते हैं। लगभग 2.1 मिलीग्राम डेली विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी के कारण होता है और 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की हर एज में आवश्यकता होती है। जन्मजात बीमारी का इनमें से कौन सा उदाहरण है जो एक जन्मजात बीमारी का कारण है? स्पाइना बाइफिडा जो होती है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। गर्भ में पल रहे शिशु की रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बन पाती है, उसको स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। क्या होता है इसमें? जन्मजात बीमारी का एक उदाहरण होता है और हड्डी जो होती है रीढ़ की वो सही से नहीं बन पाती है। अगला है, एड्स का कीटाणु कौन सा होता है? एड्स विषाणु के कारण होता है। क्या नाम है? HIV विषाणु के कारण हो जाता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बच्चे को एकमात्र स्तनपान, केवल स्तनपान कब तक कराना चाहिए? 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद बच्चे को पूरक पोषण आहार देना आरंभ कर देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है 100 में ml माँ के दूध से कितनी कैलोरी बच्चे को प्राप्त होती है? तो 100 ml दूध से बच्चे को 66 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 66 कैलोरी 100 ml माँ के दूध से बच्चे को प्राप्त होती है। अगला है फुफ्फुस गुहा में पीव आने को, मतलब फेफड़ों में एक मवाद टाइप से भर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा ये निमोनिया में अक्सर देखा जाता है, फेफड़ों में क्या होती है? पस आ जाती है, मवाद भरने लगती है, इसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। एक ये गंभीर स्थिति हो जाती है। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इलाज में क्या होता है? देखो नियोनेटल क्या होता है? नियोनेटल को हम बोलते हैं नवजात। नियोनेटल नवजात के लिए प्रयोग होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में क्या दिया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बच्चे में यदि शुगर का लेवल कम हो जाता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शुगर का लेवल चेक किया जाता है। यदि उसका शुगर का लेवल कम होता है तो उसको 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है। याद रखना क्या दिया जाता है? अगर बच्चे को देखते हैं कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसको क्या देते हैं? 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है, जो उसको शुगर के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। 250 ml एसोलेट, ये एसोलेट पी यही होता है शुगर के लेवल को बच्चे को बढ़ाने के लिए। 5 घंटे के अंदर देने के लिए डॉक्टर ने आदेश दिया है कि 250 ml एसोलेट बच्चे को देना है। तो 1 ml में 60 ड्रॉप्स हैं, तो इसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए? मतलब कितने बार ऐसे बच्चे को देना चाहिए? तो हर मिनट में 50 ड्रॉप्स बच्चे को देना चाहिए। कितनी? हर मिनट में 50 ड्रॉप्स बच्चे को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एस्केरियसिस क्या किससे होता है? तो एस्केरियसिस जो होता है वो राउंड वार्म या रिंग वर्म नामक एक वर्म होता है, उसके कारण एस्केरियसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण खुजली टाइप्स होती है। कमी जिससे हीमोफीलिया ए हो जाता है। तो हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 के कारण होता है। फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ये इसके कई प्रकार होते हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन बी, हीमोग्लोबिन सी, ऐसा होता है। तो ये रक्त का थक्का बनाने वाले कारक होते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक होते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने वाला एक फैक्टर 8 की अगर कमी होती है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है। क्या होता है? एक फैक्टर 8 अगर जीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति को हीमोफीलिया ए का कारण बनता है। यदि फैक्टर 9 की कमी होती है, यदि फैक्टर 9 की कमी होती है तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया बी होता है। फैक्टर 9 अगर होता है तो क्या होता है? हीमोफीलिया बी होता है। और फैक्टर अगर 11 की कमी होती है तो हीमोफीलिया सी होता है। फैक्टर अगर 11 की कमी होती है तो हीमोफीलिया क्या होता है? सी होता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें थक्का बनाने वाला कारक जो होता है जीन से एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का या व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरुदंड के पीछे की ओर वक्रता को क्या कहते हैं? मेरुदंड जो होता है पीछे की तरफ एकदम वक्र नहीं होता है, झुकता नहीं है या जरूरत से ज़्यादा झुक जाता है, तो उसको बोलते हैं लार्डोसिस। क्या बोलते हैं? लार्डोसिस। आपने एक नाम सुना होगा, एक कूवर टाइप निकल जाती है, पीछे से कूवर टाइप निकल जाता है, वही एक पोजीशन होती है लार्डोसिस। काइफोसिस भी उसी को बोलते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोगों में पाया जाता है। बूढ़े लोगों में अक्सर जो मेरुदंड होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एकदम से एक ही तरफ झुक जाती है, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमलेसिया जो हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण हो जाता है। बिलमस ट्यूमर क्या होता है? तो गुर्दों में एक ट्यूमर उठ जाता है जिसको किडनी का ट्यूमर बोलते हैं। तो गुर्दों में कहीं कहीं पर सूजन टाइप विकसित हो जाती है, इसको हम विल्मस ट्यूमर्स कहते हैं। इसकी खोज विल्मस ने की थी, इसलिए इसको विल्मस बोला जाता है। तो याद रखना, विल्मस ट्यूमर किससे संबंधित होता है? किडनी या गुर्दे से संबंधित होता है। अगला है मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त होता है? देखो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चा जो होता है नवजात शिशु में पाया जाने वाला एक असामान्य रिफ्लेक्स। देखो बच्चा जब झूले में पड़ा रहता है तो अचानक से इधर उधर देखने लगता है, अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई खींच रहा है या उसको कोई धक्का दे रहा है। तो एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया होती है और बच्चा उसमें क्या होता है कि चौंक जाता है या उसे लगता है कि वह गिर रहा है या उसे कोई गिरा रहा है। ये ऑटोमेटिकली 3-4 महीने के बाद समाप्त हो जाती है। तो मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त होता है? 3-4 महीने में समाप्त होता है। नवजात शिशुओं में पाया जाने वाला एक अनैच्छिक रिफ्लेक्स होता है जो इच्छा से नहीं होता, अचानक से होता है।
अगला है पोस्टीरियर फॉन्टेनेला का आकार क्या होता है। पोस्टीरियर जो फॉन्टेना होता है ये मानव खोपड़ियों में हड्डियों के बीच का एक नरम त्रिकोणीय अंतर होता है। ये सिर के ऊपर शीर्ष पर स्थित होता है और ये जनरली जन्म के 6 से 8 हफ्तों में बंद हो जाता है। इसका आकार क्या होता है, त्रिकोण होता है और ये फॉन्टेन है, मैंने ऊपर भी बताया था इसको। और ये 6 से 8 हफ्तों में बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है, 6 से 8 हफ्तों में ये बंद भी हो जाता है। क्या, पोस्टीरियर फॉन्टेनेला सॉरी। ओरल थ्रस का कारण क्या है। ये ओरल थ्रस हमारे मुंह में होने वाला एक बीमारी है जिसमें जीभ जो होती है वो एक सफ़ेद से रंग की हो जाती है। इसका कारण है फंगस। कभी कभी मुंह में फंगस जो है वो फंगस वाले कोई भी फफूंद आक्रमण कर देती है। नॉर्मल इसका कारण होता है जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस एक कवक होता है। इसका नाम क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस नामक एक फंगस होती है जो कि मुंह में जमा हो जाती है, जिसके कारण मुंह में से जीभ वाइट हो जाती है। ये समस्या शिशुओं में, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में और अस्थमा के लिए जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड का स्प्रे करते हैं, उनमें ये बीमारी जो होती है देखी जाती है। ओरल थ्रस का कारण क्या हो जाएगा, फंगस या फफूंद हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासी ओरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है बच्चे का, मंकी फेस हो जाता है। पूरा शरीर जो होता है सूख जाता है, पेट फूल जाता है और केवल हड्डी हड्डी शरीर में दिखती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है, स्कर्वी विटामिन सी की, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ बीमारी होती है, प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है। मस्तिष्क के प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो मस्तिष्क के प्रवाह को बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। मस्तिष्क का प्रवाह क्या कहलाता है, एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। अगला है मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर की वक्रता क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो तिरछी हो जाती है। मेरुदंड की जो बीच की जो ये हड्डी होती है, ये शरीर, मानव का ये शरीर है, उसकी जो बीच की जो हड्डी होती है उसको हम मेरुदंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये तिरछी हो जाती है। जो सीधी है ना तो ये इस प्रकार से तिरछी हो जाती है, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसको दूसरा, अगर हम लाडोसिस की बात करें तो इसको कोबड़ा कोबजा भी बोला जाता है। इसमें कोई भी रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। काइफोसिस भी एक रीढ़ की हड्डी की स्थिति है। इसमें रीढ़ की हड्डी आवश्यकता से अधिक बाहर की ओर मुड़ जाती है। और आर्थराइटिस क्या कहलाता है, जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा होना, जोड़ों में सूजन होना, ये जो होता है वो आर्थराइटिस का कारण होता है। अगला है, यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र निर्माण की नलिका शिश्न के निचली सतह पर खुलती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोस्पैडियस। हाइपोस्पैडियस एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शिश्न की निचली सतह पर खुलती है। अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तनों में दूध बनने में सहायता करता है, याद रखिएगा। और 12वें सप्ताह जब बच्चा पेट में होता है तब से ही ये हार्मोन जो होता है सीक्रेट होना आरंभ कर देता है। 37 सप्ताह पूरा होने से पहले ये मैं बता चुकी हूँ, प्रीटर्म बेबी कहलाता है, प्रीटर्म शिशु कहला जाता है। पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होती है, ये बच्चों में होने वाली बीमारी होती है। इसको क्लब फुट भी बोलते हैं और इसको ये टेलिप्स इक्विनोवोरस या टीईवी के कारण हो जाती है। टेलिप्स इक्विनस या इसको टीईवी के कारण हो जाती है। पैर की असमानता होती है, जन्म से ही मौजूद होती है और पैर और निचले पैर को प्रभावित करती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये दुगनी पाई जाती है, याद रखिएगा। और बच्चों में ये पाई जाती है। पैरों का जो निचला हिस्सा होता है जिसको हम फोरफुट बोलते हैं, उसमें टेलिप इक्विनोवोरस के कारण ये हो जाती है। ये इसको क्लब फुट भी बोलते हैं। डेप्सोन औषधि किस रोग के उपचार में दी जाती है। डेप्सोन औषधि जो होती है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के उपचार में दी जाती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये कुष्ठ रोग हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसको बोलते हैं। थ्रस रोग, थ्रस डिसीज की चिकित्सा में प्रयुक्त थ्रस जो ओरल के कारण हो जाता है, मुंह में प्रॉब्लम हो जाती है फंगस की, उसके कारण हो जाता है।
निस्टाटीन जो एक औषधि होती है वो थ्रस रोग में दी जाती है। कौन सी? निस्टाटीन औषधि थ्रस रोग में दी जाती है। ये वो क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कौन सा प्रतिवर्त शिशु में नहीं पाया? देखो पेटेलर वाला तो पाया जाता है शिशु में, जो पेटेलर रिफ्लेक्स होता है, सॉरी पेटेलर ही नहीं पाया जाता है, पेटेलर ही बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये नॉर्मली बुजुर्गों में पाया जाता है। ये पेटेलर जो होता है कहाँ पाया जाता है? बुजुर्गों में पाया जाता है। मोरो रिफ्लेक्स मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि बच्चों में अचानक से अनैच्छिक परिवर्तन, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गिरा रहा है और वो अचानक से चौंक जाते हैं, उसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? रूटिंग मतलब होता है नवजात शिशुओं में एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। बच्चे को उनके जीवित रहने की प्रवृत्ति है, बच्चे को उसको लगता है कि कहाँ उसको दूध मिल जाए तो माँ के दूध को ढूंढने लगता है जगह जगह, तो वो जो खोजने और माँ बोतल को पकड़ने के लिए मदद करता है जो रिफ्लेक्स, उसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। सकिंग रिफ्लेक्स होता है जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है और बच्चा खुद उसको ढूंढ लेता है, तो उसको हम सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगला है अपगार स्कोर का आधार क्या है? श्वसनदर होता है, जैसे मैंने बताया, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मांसपेशी तन्यता भी होता है इसका, त्वचा का रंग भी होता है इसका, और तो इसमें सभी इसके आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है न्यूनेटल मतलब क्या होता है? नवजात बच्चों में अगर जॉन्डिस का उपचार करना, नवजात बच्चे में अगर पीलिया हो गया है और उसका इलाज करना है तो किस रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाएगा? नीले रंग के प्रकाश का उपयोग इसमें किया जाएगा। ये हानि रहित होता है, इसमें त्वचा और आँखों का जो सफ़ेद रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। सारे लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो। हाइड्रोसेफेलस में स्कल परकशन करने पर एक आवाज़ सुनाई देती है, कैसी आवाज़ सुनाई देती है? तो एक फूटे घड़े जैसी आवाज़ सुनाई देती है। हाइड्रोसिफलस क्या होता है? मस्तिष्क या दिमाग की थैली में यदि पानी भर जाता है तो उसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। मस्तिष्क की थैली में इसमें पानी भर जाता है। नवजात में आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? सामान्य आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और नवजात बच्चे की आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 60 से 80 दिन होता है। नवजात की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 से 80 दिन होता है। बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देने हेतु उपयुक्त समय कब है? मतलब बच्चे को बोला जाए कि आप खुद से टॉयलेट करो या उनको इशारा किया जाए, आवाज़ दी जाए किस प्रकार से टॉयलेट करो, तो किस समय दी जाती है? 1 से 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाती है। टॉयलेट की ट्रेनिंग कब देते हैं? 1 से 3 साल के बच्चे को दी जाती है। जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? इसी तरह तो बोलते ही हैं, साथ में हाइपर बिलुरुबिनेमिया भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? जो बिलुरुबिन नामक एक पदार्थ है, बिलुरुबिन क्या होता है? जब आरबीसी जो होती हैं टूटती हैं, आरबीसी क्या होती हैं? टूटती हैं, तो टूटने से एक अपशिष्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं बिलुरुबिन। जब ये बिलुरुबिन यकृत में जाता है तो बाहर निकल जाता है जनरली, लेकिन अगर जॉन्डिस हो जाता है तो लीवर क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है और वो बिलुरुबिन को बाहर नहीं निकाल पाता है। ये बिलुरुबिन एक पीले कलर का वर्णक होता है जो पूरक तरह पच नहीं पाता है, शरीर यकृत इसको बाहर नहीं निकाल पाता है और जिससे पूरा शरीर जो होता है पीला पड़ जाता है। तो बिलुरुबिन पदार्थ के अधिक निकलने से ही ये होता है। विडाल परीक्षण कब किया जाना चाहिए? विडाल परीक्षण जो होता है टाइफाइड के इलाज के लिए होता है और इसको ज्वर आने के 7 दिन बाद करना चाहिए। कब करना चाहिए? ज्वर आने के 7 दिन बाद ही इसको परीक्षण को करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो। आशा है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।